का संविधान तैयार हुआ तो उस समय उसमें 395 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हुआ करते थे, जो धीरे धीरे करके सरकार ने समय समय पर संशोधन करते वर्तमान पर इसमें 441 के आसपास आर्टिकल्स हैं। जो उस समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी जिसमें सूचीबद्ध किया गया था कि हम कैसे कोई भी कार्य किस तरीके से करेंगे, वैज्ञानिक विचारधारा को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। वैज्ञानिक विचारधारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वैज्ञानिक विचारधारा की उत्पत्ति तथागत के दर्शन से होती है। तथागत ने कहा है कि आप किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वह सदियों से प्रचलित होती आ रही है। किसी भी बात को आप इसलिए भी मत मानो कि वह बात धम्म ग्रंथों में लिखी है, पुस्तकों में लिखी है। और अंततः उन्होंने ये कहा कि किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि वह आपके बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं। और लास्ट में स्वयं के लिए भी कहा कि आप किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि उसे स्वयं तथागत कह रहे हैं। आप समझिए, आप सोचिए, आप चिंतन कीजिए, आप मनन कीजिए कि एक ऐसा महामानव, एक ऐसा महामनीषी दार्शनिक जिसकी विचारधारा इतनी प्रखर हो, जो अपने ही शिष्यों को, जो उसके अनुयायी हैं, उन्हीं को अपने ही विरुद्ध क्रांति करने के लिए, अपने ही विरुद्ध बगावत करने के लिए प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि अगर मैं गलत हूं, तथागत कह रहे हैं अपने शिष्यों से, यानी कि अपने उपासकों से, अपने भिक्षुओं से, कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम हमारे मार्ग का भी अनुसरण मत करो। इतिहास में कोई भी धर्म, इतिहास आज तक के ज्ञात इतिहास में कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा जिसके मसीहा ने, जिसके पुरोधा ने, जिसके जनक ने यह आजादी व्यक्ति को प्रदान की हो। तो आजादी कौन प्रदान कर सकता है? आजादी वही प्रदान कर सकता है, जैसे तथागत का कॉन्सेप्ट है प्रतीत समुत्पाद। थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी कठिन है क्योंकि दर्शन बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार होने का बहुत एक बड़ा कारण ये भी है कि बहुत प्रचार प्रसार ना हो पाया। उसका रीजन ये है कि बुद्धिज्म की शब्दावली, जो बुद्ध के दर्शन की शब्दावली है, वो थोड़ी सी कठिन है, क्लिष्ट है। और उस क्लिष्ट शब्दावली को हमारे जो जागरूक लोग हैं, वो जो शिक्षित लोग हैं, जो बाबा साहब के 3 कोट वाक्य हैं कि एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज, जो एजुकेट हो गए और जिन्होंने एजुकेशन का प्रचार प्रसार समाज में नहीं किया, अगर उन्होंने एजुकेशन का प्रचार प्रसार समाज में किया होता, अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता, तो मुझे लगता है कि आज बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार प्रॉपरली तरीके से इंडिया में हो चुका होता। जो कि जहां पर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया और उसके बाद उसके मानने वालों की संख्या कितनी नॉमिनल है, 3% से कम है। आप सोचिए, वहीं कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, बर्मा, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड और चाइना ऐसे कंट्री जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाकर आज अपने आप को डेवलप्ड कंट्री कर लिया है। और हम आज भी डेवलपिंग के दौर से गुजर रहे हैं। हम आज भी विकासशील हैं, विकासशील की कड़ी में लगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने तथागत के दर्शन को अपने अंतरतम में नहीं उतारा है, अपनी चेतना का पार्ट नहीं बनाया है। अगर हमने उसको पार्ट बनाया होता तो हम आज उस वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाकर, उस प्रगतिवादी विचारधारा को अपनाकर आज हम अपने लक्ष्य को, अपने मुकाम को हासिल कर चुके होते और आज भारत बौद्धमय हो चुका होता। जब हमारे भारत के पुरोधा, वर्तमान में जिनको मसीहा कह सकते हैं, क्योंकि सरकार के अंग के जो शीर्ष पायदान पे होते हैं वो मसीहा ही होते हैं, वो नीतियां लिखते हैं और उन्हीं नीतियों का प्रचलन होता है। क्योंकि नीतियां ही, जो निर्णय होते हैं वो नीतियों पर परिवर्तित होते हैं और वही नीतियां अल्टीमेट सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तित होती हैं। तो आज जो हमने पढ़ा, जो देखा, जो समझा, वो वही पार्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो किसी ने कह दिया कि नहीं, सिद्धार्थ रात के अंधेरे में घर छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उनको जो है एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया, एक मृत व्यक्ति मिल गया, एक बीमार व्यक्ति मिल गया, एक चिता पर जलता हुआ व्यक्ति मिल गया। तो जिसने जो लिखा, हमने जो पढ़ा, हम उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। हमने अपने विवेक को लगाया नहीं, हमने अपने विवेक को कतई प्रयोग में ही नहीं लाया। हमने सोचा ही नहीं कि 29 साल का व्यक्ति, एक 29 वर्ष का युवा व्यक्ति जब ग्रह त्याग कर रहा है तो क्या उसके घर में उससे पहले कोई दादा परदादा बीमार नहीं हुआ होगा? क्या उसने बुढ़ापा नहीं देखा होगा? क्या उसने किसी मरते हुए व्यक्ति को नहीं देखा होगा? लेकिन हमने आंख मूंद कर, क्योंकि हमने अपने विवेक को एक ताले के अंदर बंद करके रखा हुआ,
हमने उसको यूज ही नहीं किया। हम तथागत के दर्शन को यूज कर ही नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप तब तक बात पर विश्वास मत करो जब तक आप अपने सामान्य ज्ञान की कसौटी पर उसको न कस लो। अगर हमने अपने सामान्य ज्ञान की कसौटी पर कसा होता तो हम इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करते कि एक 29 वर्ष के व्यक्ति ने ग्रह त्याग का कारण उसका ये रहा होगा, जबकि वास्तविक कारण बाबा साहब ने जो बुद्धा हिंदुमा में लिखा हुआ है उसको पढ़ने का हम लोग कार्य ही नहीं करते हैं। तो बाबा साहब का जो पहला कोट है एजुकेट, जब तक आप एजुकेट स्वयं बन के और एजुकेशन फैलाने का प्रचारित प्रसारित करने का कार्य नहीं करेंगे तब तक एक चीज मान के चलिए कि आप बौद्ध में भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपने रोल का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब का वह स्वप्न ही रह जाएगा जो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को जब बुद्धिज्म को ग्रहण किया और घोषणा कब की थी 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के यवला कॉन्फ्रेंस में कि हिंदू धर्म में पैदा होना तो हमारे बस में नहीं था, लेकिन मैं एक हिंदू रहकर मरूंगा नहीं, यही मेरे बस में है। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ आज यहाँ पर अपने कम शब्दों में आपको उद्बोधन देने का कारण यही है। मौका जहाँ मिलता है मैं अपनी बातें जरूर कहता हूँ, क्योंकि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग जो भी हैं, फिर वही बात कि 18 मार्च 1956 को जब बाबा साहब आए आगरा की सरजमी पर रामलीला ग्राउंड में अपने रुंधे हुए गलों से उन्होंने कहा कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने हमको धोखा दिया। वो पढ़े लिखे लोग कौन थे? तो हम ही आप जैसे लोग हैं, क्योंकि हमने अपने उत्तरदायित्वों से मुंह मोड़ लिया। अगर हम नौकरी पेशा में आ गए तो हमने केवल नौकरी करना ही अपना फर्ज समझा, समाज को हम भूल गए। उस वैसे तो श्रद्धेय भंते जी धमदेशना देंगे भी थोड़ी देर में, बुद्ध और बाबा साहब का जो बताएंगे श्रद्धेय भंते जी बताएंगे। मैं तो बस एक छोटा सा विषय आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद हम बुद्ध की तरफ चल पड़े और जिस काम की हमें बहुत पहले जरूरत थी वो थोड़ा देर से शुरू हुआ है। उसका कारण था कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे पास बाबा साहब के बाद कोई माध्यम नहीं था। आज हम बेहद खुश हैं कि भारत में जैसे हिंदू समाज के अपने प्रमुख लोग हैं, मुस्लिम समाज के प्रमुख लोग हैं और भी स्थापित सभ्यताओं के जो लोग हैं, उनके प्रमुख लोग अपने समाज को शिक्षित करने का, प्रशिक्षित करने का सुंदर सा काम कर रहे हैं। ऐसे ही जो बौद्ध सभ्यता हमारे पास है, बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद क्षेत्रीय स्तर पर तो सारा काम था, लेकिन आज राष्ट्रीय स्वरूप जो हम देख रहे हैं, अब कोई भी जो बाहर खड़ा होगा, जब आपके पंछियों को देखेगा, भिक्षुओं को देखेगा, आपके श्वेत वस्त्रों को देखेगा, तो जरूर कहेगा कि बुद्धिस्ट लोगों का कार्यक्रम है। तो सैकड़ों हजारों साल के बाद जो पहचान बनने का काम शुरू हुआ है, बस ये बताते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। हमारे सज्जनों, लेकिन जब हमें अवसर मिला हजारों वर्षों के बाद, जहां अवसर की सारे दरवाजे बंद थे, बाबा साहब ने धम्म में प्रवेश का हमें अवसर दिया, वहां हम चूक गए। नौकरियों के अवसर खुले, हम दौड़ पड़े। कारोबार के अवसर खुले, हम दौड़ पड़े। राजनीति के अवसर खुले, हम दौड़ पड़े। लेकिन जब धम्म में जाने का अवसर मिला तो हम ठहर गए। हमारा ज्ञान, हमारी योग्यता, हमारा धर्म ना तो जीवन निर्माण के काम आया और ना समाज निर्माण के काम आया। हम विद्वता की बातें बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस ज्ञान को व्यवहार में कैसे उतारा जाए, उस ज्ञान से जीवन को कैसे तराशा जाए, इस पर हमें विचार करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। मुझ पर बाबा साहब की बड़ी अनुकंपा रही
कि जब खेलने का समय था तो मुझे समझ में आने लगा, और जब समझने का समय था तो मुझे करने की बात समझ में आने लगी, और आज उसी का परिणाम है कि आज बोल भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। जब हम बुद्ध को पढ़ते हैं तो एक सिद्धांत पूरी दुनिया में सभी लोग जानते हैं। बुद्ध ने कहा, परम सुख प्राप्ति के मार्ग पर जाना है, निब्बान पाना है, तो प्रज्ञाशील समाधि के मार्ग से गुजरना होगा। अष्टांगिक मार्ग को अगर हम बात करें, समझें, तो उसके 3 ही चरण हैं। पहला प्रज्ञा है, दूसरा शील है, और तीसरा समाधि है। लेकिन जब हम बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब ने कहा हमें प्रज्ञा, शील और करुणा पर